हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपका सब्जेक्ट कोड BHIC 132। तो जिन स्टूडेंट्स का भी BHIC 132 हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है और आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और इस PDF से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, क्योंकि ये PDF आपके सिलेबस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करते हुए रेडी किया गया है। तो यहाँ पे लगभग हम आपके लिए जो है 8 से 10 क्वेश्चंस विद आंसर देंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट लास्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से आप अपना आंसर लिखकर और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो प्राप्त कर पाए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है यूज़फुल लगेगा। नेक्स्ट आपका कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसका आप हमें कमेंट करके बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका उस सब्जेक्ट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपका, गुप्त शासकों के अंतर्गत प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। इसको घुमा के पूछा जा सकता है आपसे कि गुप्त जो शासक था उस समय का, तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी ये बताइए। तो कुल मिलाकर आपको गुप्त शासन काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसका जो कालखंड रहा ये लगभग 320 से लेकर 550 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। और गुप्त शासन काल को जो है भारत का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में देखें तो इसे एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, बहुत अधिक उन्नत तरीके थी। चाहे हम उसकी बात करें सैन्य क्षमता के बारे में, उसकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उसके बारे में, सम्राट की शक्ति के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, तो सब कुछ कह सकते हैं कि उस समय जो है बेस्ट क्वालिटी का था, इसलिए इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। और यहाँ पे उस समय समाज में हमें एक स्थिरता देखने को मिलती है और शासन की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी केंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिलती थी, जिसे हम अब पॉइंट वाइज पॉइंट कवर करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके इस PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF का प्राइस इतना कम रखा गया है ताकि आप सभी स्टूडेंट इजीली परचेज कर पाए और किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हो WhatsApp पे हमें जरूर मैसेज करें। तो इसका सबसे पहला हेडिंग आ जाता है हमारा, केंद्रीकृत शासन और सम्राटे की सर्वोच्च शक्ति या स्थिति। ठीक है, तो उस समय अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इनका जो शासन का समय वो होता था ना, तो वो केंद्रीकृत होता था, यानी जो सबसे ज़्यादा शक्ति होगी या सारी शक्ति होगी वो किसके पास होगा, सम्राट के पास होता था। ठीक है, सम्राट जो होता था सबसे शक्तिशाली होता था और सम्राट को उस समय चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता था कि सार्वभौमिक सम्राट, यानी सभी जगह का सम्राट है ये और सभी पे इसी का एक अधिकार होगा। और ये सर्वोच्च शासक होता था। सारी शासक की जो शक्तियां थी वो सम्राट के पास ही होती थी। न्याय व्यवस्था देखना हो, कानून व्यवस्था देखना हो, सार्वजनिक चीजें देखनी हो, यह सारा कौन देखता था, सम्राट देखता था। और उस समय की जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसमें जो देखते हैं धार्मिक और जो सामाजिक मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी सम्राट का होता था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इनकी बात करें तो इनका मंत्री परिषद और प्रशासनिक संरचना बहुत ही उन्नत तरीके थी। सम्राट जो होता था गुप्त काल का जो सम्राट था, तो उसके पास जो है अनेक मंत्री होते थे। हर एक काम के लिए उसके पास अलग अलग मंत्री और सलाहकार होते थे। ठीक है, उस समय देखते थे कि जो स्पेशली जो खास तौर से जो मंत्रियों का गठन किया जाता था उसमें हम आज के समय की तरह ही वित्त मंत्री देख सकते हैं और सेनापति होते थे उस समय, और न्यायाधीशों की भी अलग से नियुक्ति होती थी। तो ये तो उस समय के जो है हेड मंत्री के परिषद हो गए या मंत्रालय हो गए। इसके अलावा अगर हम प्रशासनिक संरचना की बात करें, जैसे हमारे देश में अभी की बात करें तो अभी भी आप प्रशासनिक इकाइयों के लिए देखते हैं कि गवर्नमेंट दफ्तर बने होते हैं। तो उस समय भी गुप्त सम्राट में देखें तो प्रशासनिक कार्यों के लिए भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और ये नियुक्ति जो है व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होती थी। और शासन व्यवस्था को बनाए रखने में मंत्रियों के साथ साथ इस प्रशासनिक अधिकारियों का भी इंपॉर्टेंट रोल होता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्थानीय शासन। तो एक तौर तो हमने देखा कि जो शासन होता था वो केंद्रीकृत होता था, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति सम्राट के पास होती थी, वही सब कुछ देखता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे केवल सम्राट ही हैंडल करता था, बल्कि स्थानीय शासन भी किया जाता था, यानी छोटे छोटे स्तरों पर, जिनमें कि हम बात करें तो गाँव का एक प्रमुख बना दिया जाता था, एक नगर का प्रमुख बना
बनाया जाता था और जनपद का भी एक अधिकारी बनाया जाता था। तो इससे ये लाभ होता था कि छोटे स्तर पे भी समाज की व्यवस्था अच्छे तरीके से बनी रहती थी, न्याय व्यवस्था अच्छे से बनी रहती थी और ये छोटे प्रशासनिक अधिकारी कहें या सम्राट कहें या इनको प्रशासनिक अधिकारी कहें, तो ये छोटे मोटे विवादों का निपटारा स्वयं ही देख लिया करते थे। तो स्थानीय स्तर पे भी शासन व्यवस्था उस समय बहुत उन्नत थी। फिर बात करें अगर हम न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था भी बहुत उच्च कोटि की होती थी। उस समय का जो भी विवाद हो, चाहे भूमि विवाद हो, व्यापार का विवाद हो या टैक्स संबंधित, कर संबंधित विवाद हो, तो इन सब का समाधान धार्मिक ग्रंथों और समाज की परंपराओं के आधार पर किया जाता था। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पे देखें तो सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था वो सम्राट ही होता था, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे न्यायाधीश और कई अन्य न्यायिक अधिकारी होते थे जिनसे कि राय मशवरा लिया जाता था और उनका भी न्याय में इंपॉर्टेंट रोल था। फिर बात करें उस समय की गुप्त सम्राटी की सैन्य और रक्षा व्यवस्था के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य में देखते हैं कि सेना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी और यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई थी, जिसमें कि देखते हैं पैदल सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, रथ वाली सेना अलग होती थी। तो और ये सेना क्या करती थी, सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, राज्य की रक्षा करना, ठीक है, युद्ध में भाग लेना और जो है राज्य को अपने विजयी बनाना और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, ये सारा इस समय के सैन्य व्यवस्था का काम था। और सैन्य जो उनका परीक्षण था, उनको भर्ती अच्छे तरीके से की जाती थी, उनका परीक्षण होता था और वेतन व्यवस्था, ये सारा अनुभाग या कहीं के डिपार्टमेंट उस समय बना हुआ था। फिर आता है आपका राजस्व और वित्तीय व्यवस्था। तो टैक्स वसूलने के लिए भी देखिए, चाहे वो भूमि कर हो, व्यापार कर हो या अन्य प्रकार के कोई स्थानीय कर हो, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए भी जो है कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जो कि टैक्स वसूली का काम करते थे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, राजपूतों की उत्पत्ति पर विवाद की समीक्षा कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो इसमें देखिए जितने भी इतिहासकार हैं या विद्वान हैं ना, उनके बीचों में कोई एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान और इतिहासकारों ने अलग अलग थ्योरियां दी है। तो ये कौन कौन सी मुख्य थ्योरी है उसी की बात करेंगे। तो उनमें से एक अगर मुख्य थ्योरी की बात करें तो वो है आपका जो है किंवदंती, यानी कि जो कहावत होती है उस पर आधारित और लोक कथाओं के आधार पे। तो जो किंवदंती और लोक कथाओं के आधार पे जो कहानी है, तो उसमें यह बताया जाता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो अलग अलग तरीके से हुई, जिसमें कि देखते हैं एक होते हैं सूर्यवंशी, दूसरे होते हैं चंद्रवंशी और तीसरा अग्निवंशी। तो ये जो भी राजपूत थे इन्होंने बताया कि वो सूर्य के वंशज है, कुछ ने कहा कि वो चंद्रमा के वंशज है और कुछ ने कहा कि अग्नि के वंशज है। तो इस बात में हालांकि कोई पुख्ता सबूत या कोई स्रोत अवेलेबल नहीं है, इसको केवल जो है एक धार्मिक एंगल से देखा जा सकता है और लोक कथाओं और कुदंतिया के आधार पे, कहावतों के आधार पे इसे देखा जाता है। इसलिए एक इसे इसका जो है कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत आता है इसमें आता है सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण वाले जो थिंकर्स थे, तो उनका मानना था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई वो समाज और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, समाज और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम कैसे है कि उस समय हुआ कि जो भी बाहरी आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, तो उन बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए या उनसे जो लड़ने के लिए आगे आए, तो एक ऐसा वर्ग आया जिसने बाद में पहले तो क्षत्रिय वंश के रूप में उभरा और इसी ने आगे जाकर अपने आप को राजपूत कहना शुरू किया। और राजपूतों का जन्म इस प्रकार से जो है शाही वंशों के आधार पर हुआ, जिन्होंने बाहरी आक्रमणों से रक्षा की और शक्तिशाली राजनीति के रूप में अपने आप को ये पेश करते हैं। फिर आता है विदेशी आक्रमणकारियों के उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें एक ये भी थ्योरी कही जाती है कि जब भारत में जो बाहरी आक्रमण हुआ, हून, शक और अन्य विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ, तो इन आक्रमणकारियों ने क्या किया कि जो स्थानीय साम्राज्य थे उनको नष्ट कर दिया और अपने आप को नए शासक वर्ग के रूप में निर्माण किया। और इन शासकों ने, जो नए शासक वर्ग आए, उन्होंने अपने आप को राजपूत के रूप में प्रस्तुत किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपना उन्होंने वर्चस्व जो है एस्टेब्लिश किया। इसके बाद आता है अग्निवंशीय राजपूत का सिद्धांत, जो कि हमने पहले वाले में भी पढ़ा। तो अग्निवंशीय राजपूत जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि वो अग्नि के द्वारा जो संस्कार होता है ना, अग्नि संस्कार, उसके द्वारा इनकी एक दैवीय उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अपने आप को इन्होंने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के अनुसार बताया। फिर आता है आपका जातीय और जनजातीय दृष्टिकोण। तो जातीय और जनजातीय दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि भारत में जो जातियाँ और जनजातियाँ थी, ठीक है, अलग अलग थी, तो उन्हीं में से कुछ एक जातियाँ आगे उभर कर आई जो क्षत्रिय जाति के रूप में विकसित हुई और इसी क्षत्रिय जाति ने अपने आप को राजपूत के रूप में समाज में इस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका
एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में चचनामा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए चचनामा क्या है और एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको चचनामा का जिक्र दूं तो चचनामा देखिए और कुछ नहीं, दरअसल ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ था, ठीक है। और ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसने ये बताने की कोशिश की, या एक इतिहास का स्रोत था जिसने ये बताया कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्कों का आक्रमण हुआ और इस्लामी शासन की किस प्रकार से शुरुआत होती है, ठीक है। और ये जो चचनामा था ये ग्रंथ था, मैंने आपको बताया लिखित रूप में था, और इस ग्रंथ की विशेषता ये थी कि ये काव्यात्मक शैली में लिखी गई थी, ठीक है। अब लिखी गई थी तो इसे किसी न किसी ने जरूर लिखा होगा। तो इसको लिखा था देखिए एक जो है प्रसिद्ध तुर्की विद्वान और इतिहासकार थे जिसका नाम था मियां चचन। तो मियां चचन के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा चचनामा। तो इस चचनामा में हमें जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से 10वीं शताब्दी के मध्य में खास तौर से देखते हैं कि 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पे आक्रमण किया गया, किस प्रकार की लड़ाइयाँ हुई, उस समय की सामाजिक और संस्कृति और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या थे, तो ये सारा जिक्र हमें इस चचनामा में मिलता है। और ये मुख्य एक इतिहास का स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को अब आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। तो इसमें आता है आपका रचनात्मक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो चचनामा की बात करें तो इसमें हमें उस समय की रचनात्मक चीजें देखने को मिलती है, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में मियां चचन ने सिंध प्रांत जो था वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया, और किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अपना अभियान चलाया, आक्रमण किया, कैसे वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश की, और जो पहला इस्लामी आक्रमण था उसके बारे में इन ग्रंथों में जो है घटनाओं का साक्ष्य और हमें उसका ब्यौरा देखने को मिलता है। फिर आता है इसका सिंध के आक्रमण पर विवरण। तो चचनामा में जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था सिंध पे, तो सिंध के जो राजा थे उस समय के दाहिर थे, ठीक है, राजा दाहिर। तो उनकी पराजय किस प्रकार से हुई, जो उस समय की सेनाएं थी वो कितनी प्रभावशाली थी, उनकी सफलता क्या थी, सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, और रणनीति कैसे बनाई गई थी युद्ध के लिए, तो ये सारा जिक्र हमें चचनामा में देखने को मिलता है। फिर केवल युद्ध ही नहीं, इसमें हमें सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देखने को मिलता है। चचनामा में यह भी बताया गया है कि उस समय का सामाजिक आदान प्रदान किस प्रकार का था, लोगों में सामाजिक और धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे, रीति रिवाज, उनकी धार्मिक संरचना, दृष्टिकोण, तो ये सारी चीज भी हमें इसमें जानने को मिलती है। फिर आता है इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देख सकते हैं कि इतिहासकार चचनामा को एक अनूठा ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं, और इसमें न केवल युद्ध था बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी सारा कुछ जिक्र था। तो इतिहासकार इसे स्टडी करने के लिए साक्ष्य के रूप में इसे यूज करते हैं। लेकिन वही जब इसकी बात आती है विश्वसनीयता की, तो इस पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत तो है, लेकिन क्योंकि ये उस कालखंड में लिखा गया या उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया जो कि खुद मोहम्मद बिन कासिम का जो है वफादार रहा, और उन्हीं के बारे में, उनकी विजय गाथा और उन्हीं के प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक गुणगान किया गया, और इसमें हमें बहुत सारे तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका लगभग 700 से 1200 CE के दौरान जातियों के उद्भव एवं प्रसार की विवेचना कीजिए। तो ये लगभग जो समय कालीन की बात हो रही है, ये भारत का मध्यकालीन समय था, ठीक है। तो भारत के अगर मध्यकालीन समय में बात करें तो उस समय की जो जातीय की व्यवस्था थी तो वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उस समय के धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी, ठीक है, नए नए धर्म किस प्रकार से उजागर हुए, धर्म व्यवस्था राजनीति क्या थी, तो ये सारी चीजें आपको बताना है धार्मिक और उस समय की जातीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आता है, इसमें देखते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। जो कालखंड हमें 700 से 1200 ईस्वी का दिया गया है, तो इस समय मध्य भारत में हम देखते हैं, मध्यकालीन भारत में, कि जो मुख्य तौर से जो 4 धार्मिक व्यवस्थाएं थी, तो उनको श्रेणियों में, जो जातियां थी उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। इनमें कौन से थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो यही मुख्य थे। हालांकि ये मध्यकाल में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसका हमें जिक्र जो है वेदों के समय से देखने को मिलता है, लेकिन इस समय ये ज़्यादा फला फूला, और इसी समय ना केवल यही जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बल्कि कई हमें छोटे उपजातियां भी विकसित होते हुए देखने को मिली। खासतौर से 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौर जो है वर्ण व्यवस्था में देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव आए और बहुत सारे अन्य छोटे बड़ी जातियों का जन्म होने लगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसका राजनीतिक और जाति
व्यवस्था। ठीक है, तो उस समय देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। राजनीतिक बदलाव से मतलब है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये समय ऐसा था जिस समय मुस्लिम शासकों का आगमन शुरू हो गया था। तो मुस्लिम शासकों का आगमन जो कि खासतौर से दिल्ली सल्तनत में हुआ, तो वहां पे देखते हैं कि जो हिंदू समाज था उसकी जातियों में बदलाव आने लगा। ठीक है, जातियों में बदलाव आने लगा क्योंकि उसका संपर्क जो है अब मुस्लिम शासकों के साथ हो गया और मुस्लिम लोगों के साथ हो गया था। तो जातियों में बहुत सारा हमें मिश्रण देखने को मिल गया। फिर आता है व्यापार और कारीगर प्रसार। तो ये मध्यकालीन भारत में देखते हैं कि एक नया वर्ग उभरा जो कि व्यापारी वर्ग था और कारीगर वर्ग था, क्योंकि उस समय जो है व्यापारियों की और कारीगरों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसमें कारीगरों में देखें तो जो शिल्पकार थे और कारीगरी वाली जाति थी, और इसमें व्यापारियों की बात करें तो सूदखोर थे और मर्चेंट थे। तो इन्होंने एक नए जातिगत ढांचे की व्यवस्था रखी। फिर आता है आपका वैदिक और आदिवासी तत्वों का समावेश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदिवासी समुदाय जो थे उन्होंने भी समाज में परिवेश की प्रक्रिया शुरू की और हिंदू धर्म में विश्वास रखने के साथ साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान को भी और संस्कृति को भी बनाए रखा। फिर आता है आपका हिंदू धर्म और मुस्लिम शासकों के बीच सांस्कृतिक संपर्क, क्योंकि मुस्लिम शासक उस समय भारत में एंटर कर चुका था। खासतौर से दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तो यहाँ का जो रहन सहन था वो मिक्स कल्चर एक बन गया, क्योंकि यहाँ हिंदू भी अधिक संख्या में थे, मुस्लिम भी थे। तो देखने को ये मिला कि जहाँ भी मुस्लिम शासक थे तो उनके अधीन जो है हिंदू जाति के लोग नियुक्त हुए। जहाँ भी मुस्लिम शासक था वहाँ पे बहुत सारे ऊंचे पदों पे हमें हिंदू जो है काम करते हुए नजर आए। ठीक इसी प्रकार से यदि कहीं पे जो है हिंदू राजा था तो वहाँ पे भी मुस्लिम जो है व्यक्तियों का हमें उनके राजमहल में प्रवेश देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल का जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इनका कालखंड 320 से 550 ईस्वी तक रहा और इसे भारत के इतिहास में एक गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इसके कई कारण थे, जिसमें देखते हैं कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण के साथ साथ इनका भाषा और साहित्य में भी बहुत अधिक इन्होंने योगदान दिया, जिसे हम पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर देखें इसमें तो उस समय गुप्त काल में हमें संस्कृत का उत्कर्षण देखने को मिलता है। गुप्त काल में क्या हुआ कि जो संस्कृत भाषा है उसका पुनर्निर्माण किया गया और बहुत सारे साहित्य, चाहे वो विज्ञान के पुस्तकें हो, दर्शन के हो, तो इनके माध्यम से संस्कृत भाषा का पुनर्गठन किया गया और ये सारी पुस्तकें जो है संस्कृत में लिखी गई। और संस्कृत को जो है धार्मिक न्याय और दार्शनिक विचारों का प्रसार किया गया संस्कृत के द्वारा, और संस्कृत को ही उस समय शाही भाषा और राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिससे कि संस्कृत भाषा अच्छे से फली फूली। फिर उस समय देखते हैं कि काव्य और साहित्य का उत्कृष्टन हुआ, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा काव्यात्मक चीज़ें लिखी गई। गुप्त काल के ही महान जो है हमारे एक काव्यकार थे कालिदास, माफ़ कीजिएगा। तो कालिदास के समय से आप समझ सकते हैं जिन्हों की प्रमुख रचनाएं थी अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम और रघुवंश। तो ये सारी जो काव्य श्रृंखलाएं थी ये गुप्त काल के दौरान में ही आई और उस समय के जीवन में सांस्कृतिक और धार्मिक जो परिवेश था उस पर काफ़ी गहरा इसने प्रभाव डाला। फिर हम देखते हैं नाटक और रंगमंच का विकास। तो गुप्त काल में नाटक और रंगमंचों का भी विशेष विकास हुआ। उस समय के जो कवि थे भारवी और भास, तो इन काव्यकारों ने अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें कि कविता, वीरता और रोमांस से संबंधित विषयों को जो है नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान में गणित और विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसको आप समझ सकते हैं आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट जो है उन्होंने आर्यभट्टी एक जो है ग्रंथ लिखी या कृति लिखी, तो उसमें उन्होंने तमाम गणित और खगोल शास्त्र में जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया उसका जिक्र देखने को मिलता है। फिर धार्मिक साहित्यों का भी उस समय बढ़ चढ़ कर जो है प्रचार प्रसार किया गया। भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे जो अन्य हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे कि विष्णु पुराण था, तो इन सारे चीज़ों को भी लिखा गया और इसका प्रचार प्रसार किया गया। फिर काव्य शास्त्र और आलोचना की भी इस समय हमें शुरुआत देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका गुप्त व गुप्तोत्तर समय में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय पर चर्चा कीजिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या PDF परचेज करेंगे तो आपको ये कंप्लीट सारा ही PDF आंसर में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।